हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परमाणु एवं अणु चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद आकर के इस पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक ये था, हम लोगों ने आखिरी टॉपिक ये कवर किया था। यहीं से हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ज्यादातर जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो कैसे रहते हैं। जो परमाणु है वो अणु बना लेते हैं या फिर आयन बना लेते हैं। जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये आयंस बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को खो करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। और जब बहुत सारे आयंस एक साथ आते हैं तो जाकर के पदार्थ का निर्माण होता है। अब एटम्स साइज में छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनसे बनते हैं पदार्थ जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये पदार्थ है, इसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी तो एटम से ही बने हुए हैं, लेकिन एटम्स को तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि जो अधिकांश तत्व के परमाणु है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये जो एटम्स होते हैं मिलकर के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या फिर आयंस बना लेते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में, बड़ी संख्या में एक साथ आकर के द्रव्य बनाते हैं, यानी कि पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। ठीक। अणु क्या है। परमाणु अकेले रहना नहीं चाहता, वो क्या करता है कि अणु बना लेता है। तो ये अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो एटम्स होते हैं वही क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। भाई क्यों बनाते हैं, क्योंकि एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो अकेले रहना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो जो एटम्स है, किसी तत्व का मान लो परमाणु है, तो अपने ही जैसे अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, या फिर हो सकता है कि दूसरे तत्व के परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। समूह कैसे बनाते हैं, रासायनिक बंध के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा। उन परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा वो सारे जो परमाणु जो कि ग्रुप में है एक दूसरे से कस करके बंधे होते हैं। राइट। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये ऑक्सीजन है, इसे अकेले रहना पसंद नहीं है। ये ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु है। ठीक। हमें अगर ऑक्सीजन तत्व को दिखाना हो तो भी हम O लिखेंगे, अगर उसके एक परमाणु को दिखाना हो तो भी हम O ही लिखेंगे। तो ये एक ऑक्सीजन तत्व का परमाणु है, लेकिन जो परमाणु है, अधिकांश तत्व के जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो ऑक्सीजन तत्व का जो परमाणु है वो अकेले रहना नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेगा भाई, अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये O2 हो चुका है। अब यहां पर दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो हम इसे एक अणु बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, एक अणु बोलेंगे। तो यहां पर देखो, एक गुब्बारे में ऑक्सीजन गैस भरी गई है जिसमें आपको बहुत सारे जो है अणु दिखाए गए हैं, है ना। ये देखो अणु है, ये एक 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 अणु, बहुत सारे आपको अणु दिखाए गए हैं। ठीक। यहां पर ऑक्सीजन ने अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बनाया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अकेले नहीं रहना चाहता है, ये दूसरे प्रकार के जो
तत्व होंगे उनके परमाणु के साथ बॉन्ड बना ले। एग्जाम्पल के तौर पर हम जल को लेते हैं। अब देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन भी अकेले रहना नहीं चाहता है, तो ये क्या कर सकता है कि अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा और H2 के फॉर्म में रहेगा। या फिर क्या कर सकता है, दूसरे तत्व के परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेगा और अणु के रूप में रहेगा। यानी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ बॉन्ड बना करके अणु बनाएगा। ये तो वो अणु है हाइड्रोजन का जिसमें केवल इन्हीं के परमाणु है। ऑक्सीजन का ये वो अणु है जिसमें केवल इन्हीं के परमाणु है। लेकिन अगर आप इस जल को देखो तो जल में क्या है कि ऑक्सीजन है और इसके साथ देखो दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन अकेले नहीं रहना चाहता था, हाइड्रोजन परमाणु भी अकेले रहना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, सबने भाई एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया और एक ग्रुप में आ गया, एक समूह में आ गया। तो ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण बल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण बल है। तो ये सारे परमाणु जो है एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से कस करके जुड़े होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्मतम कण। भाई परमाणु के बारे में हम लोग बोलते हैं कि जो पदार्थ का या फिर तत्व का, यौगिक का सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है। यहां पर अणु के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन एक अंतर है, जो परमाणु है वो पदार्थ का या फिर बोल दो तत्व और यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। लेकिन अणु वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड का, तत्व या यौगिक का, जो फ्री स्टेट में रह सकता है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो यहां पर अंतर है, यहां पर अंतर है। परमाणु भी सूक्ष्मतम कण है, अणु भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता, लेकिन जो अणु है वो रह पाता है। जैसे ऑक्सीजन अकेले नहीं रह पा रहा था, लेकिन ये O2 रह पाता है। O2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, ये अकेले रह पाता है। हाइड्रोजन अकेले नहीं रह पाता, लेकिन H2 के फॉर्म में रह पाता है, और ये H2O के फॉर्म में रह पाता है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं, हम लोग अभी देखेंगे, वो स्वतंत्र रूप से रह पाते हैं। लेकिन जो आपके परमाणु होते हैं, वो अधिकांश तत्व के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, लेकिन ऐसे तत्व बहुत कम है। तो आप ये मानकर चलो या फिर आप यही याद रखेंगे कि जो परमाणु है पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, और अणु स्वतंत्र रूप से रह पाते हैं, वो वाले सूक्ष्मतम कण है। अब अणु के बारे में एक चीज और कहा जा रहा है, जो अणु होते हैं यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व का, किसी यौगिक का कोई अणु है, वो अणु उस यौगिक के सारे गुणधर्म को दिखाएगा। जैसे आप यहां पर देखो, इस गुब्बारे में ऑक्सीजन गैस भरी है। ऑक्सीजन गैस की भाई अपनी कुछ विशेषता है, कुछ खासियत है। अगर आप ऑक्सीजन का एक अणु उठाते हो ना, तो इसके पास वही खासियत है जो पूरे ऑक्सीजन गैस के पास खासियत है। यानी पूरे गैस की अगर आपको विशेषता जाननी है तो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की विशेषता जान लो। जो पूरे गैस का गुणधर्म है वही इसके एक अणु का गुणधर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अणु होते हैं यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। इस अणु के पास वो सारे गुणधर्म होंगे जो जिस भी यौगिक का अणु है ना, वो अणु उस यौगिक का सारे ही गुणधर्मों को दिखाएगा, सारे ही गुणधर्मों को दिखाएगा। राइट, परमाणु नहीं दिखाएगा, अणु दिखाएगा। जैसे अगर हम जल की बात करते हैं तो जल में जो है बहुत सारे आपको H2O के अणु दिखेंगे, H2O अणु दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। अब इसमें देखो हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के गुण आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन ये जो पूरा H2O है, ये जो अपने आप में एक अणु है, इसके गुण आपको दिखाई देंगे। यानी पानी के सारे गुणधर्मों को ये H2O दिखाता है। तो अणु के बारे में 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि ये वो सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या,
अणु यौगिक के सारे गुणधर्मों को दिखाता है। अणु यौगिक के सारे गुणधर्मों को दिखाता है। ये जो एक अणु है ये सारे गुणधर्मों को दिखाएगा जो पानी का गुणधर्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया। यहां पर देखो ऑक्सीजन में एक ही तत्व के परमाणु है जो मिलकर के अणु बनाए हैं। यहां पर देखो हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही तत्व के परमाणु हैं जो मिलकर के अणु बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व का परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है और मिलकर के जो है यहाँ पर यौगिक बना रखे हैं। अब जो अणु है ये आपके हो सकते हैं तत्व के अणु या फिर यौगिक के अणु। ये जो अणु है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपके हो सकते हैं एलिमेंट के या फिर किसके हो सकते हैं कंपाउंड के। बड़ा ही आसान है पहचानना, बहुत आसान है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। जो तत्व के अणु होंगे ना उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। आप देख करके बता दोगे कि यार ये तो तत्व का अणु है और ये यौगिक का अणु है। जैसे यहां पर देखो मैंने एक अणु आपको दिखा दिया, बताओ ये तत्व का अणु है या फिर यौगिक का है। आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, केवल ऑक्सीजन तत्व के ही परमाणु हैं, मतलब ये अपने आप में तत्व का अणु है। ठीक, जैसे यहां पर देखो ये H2 है, आप बोलेंगे कि ये तो एक ही प्रकार के परमाणु है, तो ये तत्व के परमाणु है, तत्व का अणु है। जैसे यहां पर देखो H2O, इसमें देखो 2 अलग अलग तत्व के परमाणु हैं इस वाले अणु में, मतलब ये यौगिक का अणु है ना कि तत्व का अणु है। जैसे यहां पर आ जाओ O3, इसमें देखो केवल एक ही तत्व का परमाणु है, केवल ऑक्सीजन के परमाणु है, मतलब ये तत्व का अणु है। ऐसे आपको पहचानना है, बड़ा ही आसान है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बनते हैं। देखो आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे जो तत्व होते हैं ना इनके परमाणु बोल सकते हो कि स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं। इसीलिए आपसे यहां पर यह कहा गया है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु, क्योंकि कुछ तत्व के परमाणु जो है वो फ्री स्टेट में रहते हैं, जैसे ये सारे जो तत्व हैं इनके परमाणु फ्री स्टेट में रहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो तत्व हैं इनका जो अणु होता है और जो परमाणु होता है वो सेम ही है, यानी ये अपने आप में एक परमाणु भी है और आप इसको अणु भी बोल सकते हो। इसे आप अणु और परमाणु दोनों बोल सकते हो, इन सारे को आप अणु और परमाणु दोनों बोल सकते हो। भाई ऐसा अणु जिसमें एक ही परमाणु है, ऐसा अणु जिसमें एक ही परमाणु है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होगा। जो अधिकांश अधातु तत्व होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा। उनमें आप देखेंगे कि जो अणु है उसमें कम से कम 2 आपको परमाणु दिखेंगे ही दिखेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, यहां पर देख लो, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं हम, तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। यहां पर देखो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो इसे हम लोग ओजोन बोलेंगे। ओजोन का ये एक अणु है, ये ऑक्सीजन का एक अणु है, राइट। या देखो जल है, जल में जल के अणु होंगे और वो क्या होते हैं, H2O होते हैं। बहुत सारे आपको H2O दिखाया गया है ना, बहुत सारे H2O जो है आपको दिखाया गया है, राइट। बहुत सारे H2O जो है आपको यहां पर दिखाया गया है, यानी बहुत सारे जल के अणु जो है आपको दिखाए गए हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता को हम लोग इंग्लिश में एटॉमिसिटी बोलते हैं, है ना, एटॉमिसिटी बोलते हैं।
एक अणु में कितने परमाणु हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। एक अणु में कितने परमाणु हैं या फिर एक अणु को बनाने में जितने परमाणु लगते हैं उसे हम लोग परमाणुकता कहते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन का एक अणु है, यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु लगे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी क्या बोलेंगे, 2, यानी ये डाई एटॉमिक है। ओजोन के एक अणु बनाने में ऑक्सीजन के 3 परमाणु लगते हैं, तो हम बोलेंगे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन के एक अणु को बनाने में 2 हाइड्रोजन के परमाणु लगते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। लेकिन इन सारे तत्वों की हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन एक अणु में एक ही परमाणु है, तो इन सारे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी 1। ठीक। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। अब देखो ना, यहां पर धातु अणुओं लिखा हुआ है, कार्बन के अणुओं लिखा हुआ है। ठीक, चलो कार्बन के केस में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन धातु के केस में हम लोग अणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे डाउट हुआ तो मैंने इंग्लिश वर्जन जो है एनसीईआरटी का देखा, तो यहां पर देखो, मैं पहले इसको मिटाता हूं। यहां पर देखो, मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। देखो, मेटल्स के साथ यहां पर कोई अणु शब्द नहीं जोड़ा गया, यहां पर मेटल्स के साथ मॉलिक्यूल नहीं जोड़ा गया, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मेटल्स के साथ मॉलिक्यूल शब्द नहीं लिखा हुआ है। धातु के अणु नहीं होते हैं, जो धातुई तत्व होते हैं उनके अणु नहीं होते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको। जो अधातु तत्व है, जैसे ऑक्सीजन की बात मैंने की, तो ऑक्सीजन का भाई अपना अणु है ना O2, हाइड्रोजन अधातु है, इसका अपना अणु है H2, क्लोरीन है अधातु है, अपना अणु है Cl2, ओजोन है अधातु है, अपना अणु है O3। धातु का कोई अणु नहीं होता है, धातु का कोई अणु नहीं होता है। जैसे जल की बात मैंने आपसे की, या फिर इन सब की हम बात करते हैं, ये सारे जो अणु हैं अपने यौगिक के सारे गुणधर्मों को दिखाएंगे, अपने यौगिक के सारे गुणधर्मों को दिखाएंगे, लेकिन धातु के पास कोई ऐसा अणु नहीं है जो धातु के सारे गुणधर्मों को दिखा दे, कोई अणु नहीं है। धातु में धातु जो होती है ना, यहां पर भी अणु लिखा हुआ है, गलत है। धातु की जो संरचना होती है वो कैसे होती है कि धातु में बहुत सारे एटम्स होते हैं, असीमित परमाणु जो होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं। असीमित परमाणु मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु आपस में बंधे होते हैं, और उनके आपस में बंधने के बाद धातु के पास कोई विशेष गुणधर्म जो है आता है। ऐसा नहीं है कि धातु का कोई अणु है उसमें उस धातु के सारे गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा धातु के केस में नहीं होगा। धातु जो है अधिकांश ठोस रूप में पाए जाते हैं, धातु अधिकांश जो है ठोस रूप में पाए जाते हैं, और ठोस रूप को प्राप्त करने के लिए जो परमाणु होते हैं बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बना करके रहते हैं। यहाँ पर देखो सोडियम का दिखाया गया है, यहाँ पर एक छोटी सी संरचना जो है आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो सोडियम धातु जो है ठोस है, धातु अधिकांश ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर एक धातु जो द्रवावस्था में वो है मरकरी। तो देखो, इस ठोस को बनाने के लिए सोडियम के बहुत सारे परमाणु जो है एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब जाकर के सोडियम पूरा ठोस बनता है और उसके पास अपना कुछ गुणधर्म होता है। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसमें कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल जो है सोडियम धातु के सारे गुणधर्मों को दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर एक एटम उठा लेंगे, बोलेंगे चलो ये सोडियम एटम है और यही अपने आप में मॉलिक्यूल है, ऐसा भी नहीं होगा। सोडियम का एक परमाणु पूरे सोडियम धातु के गुणधर्मों को नहीं दिखा पाएगा। जैसे जल का एक अणु जल के सारे गुणधर्मों को दिखा देगा, तो आप इस केस में बोल सकते हो कि भाई ये जल का अणु है जो जल के सारे गुणधर्मों को दिखाएगा। लेकिन धातु के केस में ऐसा नहीं होता है। धातु के केस में कोई ऐसा अणु आपको नहीं मिलेगा, धातु के केस में कोई ऐसा अणु आपको नहीं मिलेगा जो धातु के सारे गुणधर्मों को दिखा देगा, नहीं मिलेगा आपको। कार्बन के केस में भी ऐसा ही होता है। अब देखो, ये हीरा की संरचना है और ये ग्रेफाइट की है, दोनों के दोनों कार्बन एटम से ही बने हुए हैं, दोनों के दोनों जो है कार्बन एटम से ही बने हुए हैं।
लेकिन दोनों की विशेषता में हम जानते हैं जमीन आसमान का अंतर होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, हीरा नहीं करता है। तो एक हीरे की जो विशेषता है, एक हीरे के पास जो गुणधर्म है, वो कार्बन के किसी एक एटम के कारण नहीं है, और कार्बन का कोई एक एटम जो है हीरे की गुणधर्म को, हीरे की विशेषता को नहीं दिखा पाएगा। जो बहुत सारे कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बॉन्ड बना करके, जो उनका अरेंजमेंट है, उस पूरे के कारण जो है हीरे के पास गुणधर्म है। और ग्रेफाइट के केस में जो ग्रेफाइट कार्बन के जो बहुत सारे एटम्स हैं, वो जो आपस में बॉन्ड बना करके हैं, उस कारण से ग्रेफाइट की भाई अपनी विशेषता है। वरना सोचो, अगर एक कार्बन एटम अगर हीरे के सारे गुणधर्मों को दिखाता तो भाई ग्रेफाइट का भी तो दिखाएगा। लेकिन हम जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट में बहुत अंतर होता है। अब ये जो कार्बन एटम है भाई, किसका गुणधर्म दिखा है? हीरा का दिखा है या फिर ग्रेफाइट का दिखा है? तो ऐसा होता ही नहीं है। कार्बन के एक एटम की विशेषता को लेकर के आप ये नहीं बता सकते हैं कि देखो ये कार्बन के एक एटम की विशेषता है और यही जो है हीरा की विशेषता है, हीरे के पास विशेषता है और ग्रेफाइट के पास विशेषता है। आप जो अधातु यौगिक होते हैं उनके बारे में आप बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो, ऑक्सीजन गैस की विशेषता आपको जाननी है, तो इनकी विशेषता को जो है ऑक्सीजन का एक अणु दिखाएगा। जो चीज आपसे यहां पर कहा गया है यहां पर कि यौगिक के सभी गुणधर्मों को जो है अणु दिखाता है। लेकिन धातु के पास या फिर जो कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है। धातु की संरचना या फिर कार्बन जो होता है, देखो हीरा जो है अपने आप में प्योर कार्बन ही होता है, आपको पता होगा, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट अपने आप में प्योर कार्बन ही होता है। लेकिन कार्बन जो है तत्व है, बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन अणु नहीं है इसके अंदर। कोई एक ऐसा अणु नहीं है जिसके बारे में आप ये बता देंगे कि भाई देख लो इस अणु की ये विशेषता है और यही विशेषता जो है हीरा की है और यही विशेषता जो है ग्रेफाइट की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जो परमाणुकता है, धातु की परमाणुकता हम लोग एक लेकर के चलते हैं। बोलते हैं एक एटम को हम लोग उठाते हैं और इसके कारण बोल देते हैं एटॉमिसिटी 1 है। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि आप ये मत सोचिएगा कि एक एटम के पास सोडियम है या फिर आयरन है, उसके एक एटम के पास पूरे सोडियम धातु, पूरे आयरन धातु की विशेषता है। ऐसा नहीं होता है। सोडियम धातु की विशेषता या फिर किसी भी धातु की विशेषता जो है, उनमें जो बहुत सारे एटम्स होते हैं उनके आपस में बॉन्ड बनाने के कारण होते हैं। सेम केस आप कार्बन के केस में लेकर के चल सकते हो, राइट। धातु अणु ये तो हो चुका है। यहां देख लीजिए, अधातु में आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब जो होते हैं एटॉमिसिटी इनकी 1 होती है। तो आर्गन, हीलियम, नियोन है ना, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुक है, सही है। नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन की बात करें तो ये भी डाई एटॉमिक है, Cl2 के फॉर्म में होता है, ये N2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, हीलियम सिंगल एटम के फॉर्म में, आर्गन सिंगल एटम के फॉर्म में। फास्फोरस के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फास्फोरस परमाणु जो है अपने जैसे परमाणु, अपने से 4 परमाणु के साथ ऐसे झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और सल्फर के केस में आप S8 याद रखेंगे। तो फास्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक है और सल्फर ऑक्टा एटॉमिक है, राइट। धातु के केस में आप सीधा एटॉमिसिटी जो है ये 1 याद रखिएगा। ये मत बोलिएगा कि जो धातु है उनके जो अणु होते हैं एक परमाणु से बने होते हैं। धातु के केस में आप अणु बोलना ही मत, सीधा याद रखो। सीधा बोलो कि एटॉमिसिटी 1 है, ठीक। तो एक परमाणु मोनो एटॉमिक बोलते हैं, 2 वाले को डाई एटॉमिक, 3 वाले को ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और कार्बन के लिए भी आप एटॉमिसिटी 1 बोलेंगे। अब बात करते हैं यौगिक के अणु। बता चुका हूं मैं आपको, जो यौगिक के अणु होंगे उसमें आपको 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु देखने को मिलेंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे ये H2 है, इसमें देखो तो
भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु है, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है और ऑक्सीजन तत्व का परमाणु है। एक निश्चित अनुपात में ही ये हमेशा जुड़ेंगे, तब जाकर के ये जल का अणु बनेगा। 2:1 के रेशियो में ये, अगर हम परमाणुओं की संख्या का अनुपात देखें तो 2:1 के रेशियो में, अगर हम द्रव्यमान का अनुपात देखें तो 1:8 के रेशियो में। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में कर चुके हैं। ठीक, तो यहां पर देखो जल में आपके दो तत्व कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन। जल के एक अणु में हाइड्रोजन तत्व का परमाणु होगा, ऑक्सीजन तत्व का परमाणु होगा और द्रव्यमान का रेशियो जो है 1:8 आएगा। तो जल के एक अणु का निर्माण हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे उन्हीं से होगा, और जब वो इस वाले रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी होगा, तभी जाकर के जल के अणु का निर्माण होगा। इसलिए ये अनुपात जो है निश्चित होता है, ये अनुपात निश्चित होता है। और ये कैसे भाई जुड़ेंगे? तो केमिकल रिएक्शन के जरिए बॉन्ड बना करके। अमोनिया की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है। अमोनिया का अगर हम एक अणु उठाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का 3 अणु होता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु, NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अगर हम द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो 14:3 होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 होता है। तो कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाकर के CO2 बनता है, और मास का रेशियो ये आता है। तो तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, यौगिक के अणु में जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे। 2 या 2 से अधिक प्रकार बोलने का मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु होंगे। अब एक्टिविटी 3.2 को देखते हैं। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। कहा गया है कि अणुओं में जो परमाणु है, मॉलिक्यूल्स में जो एटम है, उनके मास के रेशियो के लिए आपको इस वाले टेबल को देखना है, और जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, उसके लिए इस वाले टेबल को देखना है। टेबल 3.4 में दिए गए यौगिक के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया है ये जो जल है, राइट, H2O है, यौगिक के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। ये जो जल है, जल का जो एक अणु है, इसमें जो तत्व है, इनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए। जैसे कि इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इनके बीच में रेशियो 2:1 है। तो यही चीज आपको जो है निकालना है। कैसे निकालना है? एक एग्जाम्पल देकर के आपको यहाँ पर बताया गया है। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तब तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन आपको इस तरीके से निकालना है, ऐसे निकालना है। देखो, सबसे पहले तत्व में जो परमाणु है इसको आप लिखेंगे, द्रव्यमान का अनुपात आप यहां पर लिखेंगे। द्रव्यमान का अनुपात, जैसे H2O में द्रव्यमान का अनुपात आपको यहां से लेना है, इस वाले टेबल से लेना है, तो 1:8 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है उसके लिए आपको इस वाले टेबल में झांकना है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 है और ऑक्सीजन के लिए 16 है। उसके बाद क्या करना है? आपको रेशियो ले लेना है इसका, इस द्रव्यमान अनुपात का और इस परमाणु द्रव्यमान का। तो यहां पर देखो, हाइड्रोजन के लिए जो द्रव्यमान अनुपात है वो 1 है और परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका रेशियो 1 आएगा। ऑक्सीजन के लिए द्रव्यमान अनुपात 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो इसका रेशियो ये आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 का रेशियो आएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे आपको निकालना है। पहले अलग अलग परमाणु लिख लेंगे, उसके द्रव्यमान का रेशियो लिख लेंगे, फिर परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे, उसके बाद द्रव्यमान का अनुपात जो है और जो परमाणु द्रव्यमान है उसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। आपको मिल जाएगा ये जो परमाणु है उसकी संख्या आपको जो है मिल जाएगी, और उसके बाद जो है आप रेशियो निकाल सकते हो। ठीक, जो परमाणु संख्या उनके बीच का अनुपात जो है आपको मिलेगा। तो हम लोगों को ना निकालना है इन सब के लिए। अमोनिया के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालना है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया उठाते हैं, ऐसे अमोनिया उठाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कौन कौन से तत्व हैं इसमें। तो इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसके द्रव्यमान का अनुपात आपको यहां से देख लेना है,
तो 14:3 है ना, तो 14 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करना है, इन दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको इस वाले टेबल से देखना है। तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अब क्या करना है कि इसका अनुपात देख लो, द्रव्यमान का जो अनुपात है और जो परमाणु द्रव्यमान है उसका रेशियो हमें लेना है। तो नाइट्रोजन के लिए द्रव्यमान का अनुपात का ये वाला पार्ट हमें उठाना है और परमाणु द्रव्यमान ये उठाना है, ये हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान का अनुपात ये उठाना है और परमाणु द्रव्यमान ये 1 है, ये उठाना है। अब इस दोनों का रेशियो ले लेना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 3 आएगा। अब इस दोनों का रेशियो लेना है तो 1:3 आएगा, और वैसे भी हम जानते हैं इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है ये 1:3 है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। आप क्या करेंगे, मान लो कि आपको नहीं पता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट देख लोगे। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें मालूम है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, किस रेशियो में है, तो आप ये रेशियो यहां से उठाएंगे, 3:8 के रेशियो में है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आप इस वाले टेबल से देखेंगे 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो लेना है ना, इस दोनों का रेशियो लेना है। इस दोनों का रेशियो आप यहाँ पर लिखें, 3/12, 1/4 हो जाएगा, 8/16, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ जाइए, 3/12, 8/16। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दो आप। इस दोनों का रेशियो लेना है आपको, तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दो। 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों में 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1:2 रेशियो आएगा। और वैसे भी हम जानते हैं CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो 1:2 होता है, राइट। या फिर आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 1/4 गुने में 2/1 ऐसे कर देते हैं, सीधा आप रेशियो निकालना है ना इन दोनों का। तो 2 से ये 4 खत्म हो जाता, 1/2 आता, 1:2 हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर गुना करके 4 से सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस प्रकार से जो है इस एक्टिविटी में इन सारे का जो है, इन सारे यौगिक में, अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो यौगिक है इसके एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या है उसका रेशियो निकालना था। हम लोगों ने अणुओं के बारे में पढ़ लिया, तत्व का अणु, यौगिक का अणु, इनमें क्या अंतर है, परमाणुकता किसे कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया। आयन क्या होता है, देखो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। कहा जा रहा है जो यौगिक धातु और अधातु से बनते हैं, वैसे उस यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहो तो आप यहाँ पर भी याद रख सकते हो। धातु अधातु से जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो ये धातु अधातु वाला यौगिक हो गया। तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा आवेशित कणों से। तो ये आवेशित कण होता है सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। आवेशित क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। ये आवेशित कण है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं आयन। जो प्लस वाला होता है उसे हम लोग धनायन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और जो माइनस वाला होता है उसे हम लोग एनायन बोलते हैं। जो प्लस वाला आवेशित कण होगा उसे हम लोग धनायन बोलेंगे, जो माइनस वाला आवेशित कण होगा इसे हम लोग ऋणायन बोलेंगे। क्या ये परमाणु है, ये परमाणु ही है, ये परमाणु ही, हर पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड भी तो अपने आप में पदार्थ है, ये भी परमाणुओं से ही बने होंगे, लेकिन इसका जो परमाणु है ना ये आवेशित है, चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए हमने इसे एक नया नाम दे दिया आयन। तो आयन कुछ नहीं होता है, जो परमाणु होते हैं वो आवेशित होते हैं तो हम उसे आयन बोल देते हैं। यानी आवेशित परमाणु को हम लोग आयन बोलते हैं, आवेशित परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु ही होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि परमाणुओं का समूह हो जिनके ऊपर क्या हो, नेट आवेश हो। एग्जाम्पल के तौर पर SO4 देखो ये सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन है। इसमें देखो कितने परमाणु हैं, 1 सल्फर का परमाणु है, 4 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु
एक सल्फर का परमाणु, ये परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जिसके ऊपर नेट चार्ज है, ये पूरे सल्फेट, ये पूरे SO4 के ऊपर चार्ज है, पूरे SO4 के ऊपर चार्ज है 2-। ये मत समझना कि ऑक्सीजन के ऊपर है 2- चार्ज, ये सल्फर के ऊपर है SO4, पूरे SO4 जो पूरा एक अणु है उसके ऊपर ये चार्ज है 2-। ठीक, यानी कर्ज आपके ऊपर सिर्फ नहीं है, आपके पूरे घर के ऊपर है, कुछ ऐसा मान लो। ठीक, तो आयन किसे बोलेंगे? बड़ा ही सिंपल है, अगर परमाणु के ऊपर चार्ज है या फिर अणु के ऊपर चार्ज है तो उसे आयन बोलेंगे। अगर एक परमाणु के ऊपर चार्ज है तो हम सिंपली उसको आयन बोलेंगे, और मान लीजिए कि एक अणु के ऊपर चार्ज है तो उसे हम लोग बहुपरमाणु आयन बोलेंगे। जो बहुपरमाणु आयन होते हैं उसमें कम से कम 2 आपको परमाणु दिखेंगे या 2 से ज्यादा भी दिख सकते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में देखो 4 और 1 5 परमाणु है। तो जिनके ऊपर प्लस चार्ज है उसे हम लोग ऋण आवेश बोलेंगे, और नेट आवेश विद्वान होता है, यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है, यानी माइनस चार्ज हो सकता है या फिर प्लस चार्ज हो सकता है। जैसे अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया के ऊपर देखो ऐसे एक प्लस चार्ज आपको दिखाया जा रहा है, यानी ये जो पूरा अमोनिया अणु है इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। तो अणु के ऊपर प्लस माइनस चार्ज दिखे मतलब वो आयन है, परमाणु के ऊपर अगर आपको प्लस माइनस चार्ज दिखे तो वो आयन है। ठीक है, और अगर प्लस चार्ज है तो धनायन है, अगर माइनस चार्ज है तो ऋणायन है। ये बहुपरमाणु धनायन है, ये बहुपरमाणु ऋणायन है, ये एकल परमाणु धनायन है, ये एकल परमाणु ऋणायन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहेंगे और धन आवेशित आयन को धनायन कहेंगे। एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया गया है सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणुओं का समूह समझ गए ना, कम से कम 2 परमाणु तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस वाले केस में 5 है, इस वाले केस में 5 है। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग आयनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये आयन कैसे बनते हैं। ये सोडियम परमाणु है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहां से ये Na+ कैसे बन गया, तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सोडियम परमाणु है लेकिन ये उदासीन है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई माइनस चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, मतलब ये धन आवेशित हो गया है ना, ये धन आवेशित हो गया। तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है सिंपली उसको हम परमाणु बोलेंगे, जिसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज दिख जाए उसे हम लोग आवेशित परमाणु बोलेंगे, और अगर मान लो कि अणु के ऊपर चार्ज है तो आवेशित अणु बोलेंगे। तो जो आयन होते हैं वो या तो आवेशित परमाणु हो सकते हैं या फिर आवेशित अणु हो सकते हैं। जो आवेशित अणु होंगे उससे हम लोग बहुपरमाणु आयन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पता नहीं कैल्शियम ऊपर ऑक्साइड नीचे क्यों इन्होंने लिखा हुआ है ना, मैग्नीशियम ऊपर है, सल्फाइड नीचे है, सोडियम ऊपर है, क्लोराइड नीचे है। ये एक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, ये दूसरा यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तीसरा यौगिक है सोडियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। धातु और अधातु युक्त यौगिक है, ये अपने आप में आयनिक यौगिक है। अच्छा यहाँ पर लिखा भी हुआ है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक धातु और अधातु से बनते हैं। द्रव्यमान का अनुपात, अच्छा द्रव्यमान के अनुपात में कोई अंतर आएगा क्या? द्रव्यमान के अनुपात में कोई अंतर आएगा क्या? कहने का मतलब ये सोडियम है, ये सोडियम है, इसका द्रव्यमान होता है कितना 23U। अगर मान लो मैंने यहाँ पर सोडियम प्लस लिख दिया तो इसका द्रव्यमान कितना है, इसका भी 23U ही होगा। तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जो परमाणु, जो उदासीन परमाणु का द्रव्यमान होता है वही उसके आयन का द्रव्यमान होता है, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U होता है, और अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन प्लस लिख दूं, H+ लिख दूं, ये आवेशित परमाणु हो गया, तो इसका भी द्रव्यमान वही आएगा। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका जो आवेशित कण है वो होता है कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज।
लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो द्रव्यमान लिखेंगे तो जो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है वही होगा, कैल्शियम जो न्यूट्रल परमाणु होता है वही होगा 40 U और ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर 16 U। इसका रेशियो निकाल लो आप, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यही चीज आपसे यहाँ पर लिख करके बताया गया है। मैग्नीशियम सल्फाइड है, वहां पर मैग्नीशियम सल्फर का रेशियो ये आएगा, द्रव्यमान का अनुपात है, और सोडियम क्लोरीन का रेशियो जो है ये आएगा। सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इससे आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है, सोडियम प्लस का कितना हो जाएगा, तो वही होगा, क्योंकि चार्ज का आना परमाणु का आवेशित होना ये इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन परमाणु में आता है या इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाता है तो चार्ज आता है। और द्रव्यमान निकालने में हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को काउंट करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उदासीन परमाणु का द्रव्यमान होगा वही आवेशित परमाणु का द्रव्यमान होगा, या फिर बोल दो आयन का द्रव्यमान होगा। तो आयन का द्रव्यमान वही होता है जो उदासीन परमाणु का होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र लिखना। अगर आप रासायनिक सूत्र लिखना जान जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी आप यौगिक का नाम सुनेंगे उसका जो है फॉर्मूला लिखना जो है आपको आ जाएगा, और खास करके आयनिक यौगिक का, ठीक है, आयनिक यौगिक का, अकार्बनिक यौगिक का बोल सकते हो, कार्बनिक यौगिक का नहीं, अकार्बनिक यौगिक का, या फिर बोल दो आयनिक यौगिक का। ऐसे यौगिक जो है धातु अधातु से बने होंगे, खास करके उन सारे यौगिक का जो है फॉर्मूला आप लिख पाओगे। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यौगिक जिस चीज से, जिस परमाणु से बना है, जिस तत्व से बना है, उसका जो भी संघटक है, कॉम्पोजिशन है, उसका सिंबॉलिक क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर हम जल की बात करते हैं, तो ये जो जल है इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये फॉर्मूला कहलाएगा। तो हम लोग ऐसे H2O लिखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये यौगिक बना हुआ है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। अलग अलग यौगिक के जो फॉर्मूले होते हैं वो आराम से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। अब हमें मालूम है कि भाई जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो आप फॉर्मूला तभी लिख पाओगे ना जब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल याद होगा, जब आपको ये पता होगा कि अच्छा हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और ऑक्सीजन का O होता है। एक तो ये आपको याद होनी चाहिए, और आपको जो संयोजन क्षमताएं हैं, जो वैलेंसी है, ये आपको जो है याद होनी चाहिए। दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसी भी यौगिक का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आपको कम से कम दो चीजें तो याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो यही करना होता है कि सिंबल आपको याद होना चाहिए। भाई वो यौगिक जिस भी तत्व से बना हुआ है, जिस भी परमाणु से बना हुआ है, तत्व परमाणु दोनों में से कोई बोल दो आप, उसका सिंबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो तत्व का सिंबल वही परमाणु का सिंबल, या फिर जो परमाणु का सिंबल वही तत्व का सिंबल। और आपको क्या याद होना चाहिए? वैलेंसी, जो एलिमेंट है जिससे यौगिक बना हुआ है उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी जो है आपको याद होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। भाई किसी तत्व के पास कितनी औकात है, किसी तत्व के पास कितनी औकात है दूसरे तत्वों के साथ कंबाइन करने की, उसे हम लोग उसकी वैलेंसी बोलेंगे। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो कहा जा रहा है इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। अब ये सब आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जो भी बातें यहाँ पर कही गई है इसको आप वापस से पढ़ लेना यहाँ पर समझने के बाद। मानव की दो भुजाएं, एग्जाम्पल आपको देकर के बच्चों की तरह समझाया जा रहा है। मानव की दो भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है।
मानव की 2 भुजाएं और ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। मान लीजिए कि ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? अब देखो, ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं हैं, मानव के पास 2 भुजाएं हैं, और ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की एक भुजा को ही पकड़ सकती है, राइट। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की एक भुजा को पकड़ सकती है। तो आप मुझे बताओ कि एक मानव को पकड़ने के लिए ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं लगेंगी? ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की एक भुजा को ही पकड़ सकती है, तो एक मानव को पकड़ने के लिए ऑक्टोपस की कितनी भुजा लगेगी? दोनों भुजा को पकड़ना है मानव को, तो 2 लग जाएगी भाई। इस मानव की जो दोनों भुजाएं हैं, इसे अगर ऑक्टोपस को पकड़नी है तो 2 भुजाएं जो है इसमें यूज हो जाने वाली है। ऐसे एक और मानव आएगा, उसकी 2 भुजाओं को पकड़ने के लिए ये 2 भुजा इसकी यूज आने वाली है। तीसरा जो मानव आएगा, उसकी 2 भुजाओं को पकड़ने के लिए मानव ये 2 भुजाएं यूज आने वाली है। और चौथा जो मानव आएगा, उसकी 2 भुजाओं को पकड़ने के लिए ये 2 भुजाएं जो है यूज होने वाली है। तो ऑक्टोपस जो है मैक्सिमम 4 मानवों को पकड़ सकता है। तो हम बोलेंगे ऑक्टोपस की वैलेंसी जो है 4 है। ऑक्टोपस की वैलेंसी कितनी? 4, क्योंकि ये 4 मानवों को पकड़ सकता है। अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। मान लीजिए कि ऑक्टोपस जो है ये ऑक्सीजन है और ये जो मानव है ये हाइड्रोजन है, या फिर O से ऑक्टोपस और H से ह्यूमन मान लो आप। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? तो ऑक्टोपस 4 मानवों को पकड़ सकता है, तो हम इसे OH4 लिख सकते हैं कि ऑक्टोपस जो है 4 मानवों को पकड़ सकता है। ऑक्टोपस 4 मानव को पकड़ सकता है। ये H4 का मतलब क्या हुआ? 4 मानव है, लेकिन ऑक्टोपस तो एक ही है। ऑक्टोपस एक ही है, लेकिन मानव कितने हैं? 4 है। तो ऑक्टोपस 4 मानवों को पकड़ सकता है। एक ऑक्टोपस 4 मानवों को पकड़ सकता है, तो ऑक्टोपस की वैलेंसी 4 बोलेंगे। पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये जो OH4 है, यहां पर जो 4 है, किसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है? क्या ये ह्यूमन की या फिर ऑक्टोपस की? ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ये यहां पर बता रहा है कि 4 मानव को ऑक्सीजन जो है, 4 मानव को ऑक्टोपस पकड़ सकता है। तो ये बस आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया गया है। तो ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 4। अब देखो टेबल 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणु आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। इस वाले टेबल की बात की गई है, 3.6 टेबल की बात की गई है। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लेते हैं ना, तो समझो आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हासिल कर ली है केमिस्ट्री के अंदर। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे जैसे तैसे कैसे भी करके याद कर लीजिए। आपको ये आयनिक फॉर्म में ही आपको ये सारे सिंबल जो है याद करने हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो तत्व जो है कंबाइन कर रहे हैं, जो या फिर जो आयन कंबाइन कर रहे हैं, उसका सिंबल क्या होता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो अगर आप ये आयनिक फॉर्म में, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसी वाले फॉर्म में याद करते हैं, तो जितना चार्ज है ऊपर में वही उसकी वैलेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सोडियम आयन है, अगर आप सोडियम आयन को इस वाले फॉर्म में याद कर लेते हो कि सोडियम आयन Na+, तो Na एक तो आपको ये सिंबल याद हो गया, Na+ सोडियम आयन, Na+ पूरा सिंबल याद हो गया। वैलेंसी कितनी है? देखो कितना चार्ज है, 1 चार्ज है तो वैलेंसी 1। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन है, तो आपको इसी वाले फॉर्म में याद करना है, Mg2+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, ऐसे आपको याद करना है। वैलेंसी कितनी? 2 है +4, तो प्लस हटा करके वैलेंसी बताएंगे। जो भी प्लस माइनस होगा उसको हटा करके हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको हम लोग वैलेंसी बताएंगे, ठीक।
जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम आयन, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम आयन Al3+, वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे वो आयन है या फिर वो धनायन है, धनायन किस लिए, क्योंकि प्लस चार्ज है, वो आयन है या फिर वो धनायन है जिसमें आपको एक ही परमाणु दिख रहा है। अब जैसे यहां पर आ जाओ, अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+ होता है, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। अमोनियम आयन जो है वो NH4+ होता है, ऐसे आपको याद करना है। तो ये क्या है, बहुपरमाणु आयन हो गया ना, बहुपरमाणु आयन हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी भाई, 1+ चार्ज है तो 1, ऐसे आपको याद रखना है। यहां देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इसी को हम लोग बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं, HCO3- होता है, इसी वाले फॉर्म में आपको ऐसे याद करना है। वैलेंसी कितनी, 1- चार्ज है तो 1 बता देंगे, याद रहेगा। देखो यहाँ पर सल्फाइड आयन, सल्फेट और सल्फाइड, सबकी वैलेंसी जो है वो 2 ही है, लेकिन सारे का फॉर्मूला अलग अलग है। सल्फाइड जहां आ जाए वहां समझ जाना, केवल सल्फर का सिंबल लिखेंगे। सल्फाइड का होता है SO3 और सल्फेट का होता है SO4, और सल्फाइड का सिंपली S, और सबके ऊपर जो है -2 चार्ज आएगा, यानी इन सारी की वैलेंसी जो है 2। फॉस्फेट का याद रखेंगे, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 और आयनिक फॉर्म में PO4 3-, वैलेंसी कितनी, तो भाई 3 है, माइनस तो माइनस हटा करके 3 बोल देंगे। ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको याद करना है। यहां पर देख लीजिए कॉपर के ऊपर 1+ चार्ज है, इसे हम लोग कॉपर 1 बोलते हैं, 1+ चार्ज, वैलेंसी 1। यहां पर देखो आप, तो कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है, तो इस वाले केस में कॉपर की वैलेंसी 2 हो जाएगी, और इसे हम लोग कॉपर 2 बोलते हैं। ये ब्रैकेट में जो नंबर, रोमन संख्या जो लिखी होती है वो वैलेंसी को बताती है। यहाँ पर कॉपर 1 है, कहीं पर मान लो कि कॉपर 1 लिखा हुआ है यौगिक में, अगर मान लो कहीं पर यौगिक में लिखा हुआ है कॉपर, जैसे मान लो कॉपर ऐसे 2 क्लोराइड लिखा हुआ है, तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो कॉपर है वो Cu+ वाला है जिसकी वैलेंसी 1 है, सॉरी Cu+2 वाला है जिसकी वैलेंसी 2 है। तो कॉपर के बगल में ब्रैकेट में ऐसे जो रोमन संख्या लिखी होती है वो वैलेंसी को बताती है। इसे आप क्यूप्रस आयन भी बोल सकते हो और इसे आप क्यूप्रिक आयन भी बोल सकते हो, है ना। कॉपर 2 को हम लोग क्यूप्रिक भी बोलते हैं। ऐसे आप यहां पर आ जाओ आयरन के केस में, यहां पर देखो तो आयरन 2 लिखा हुआ है, मतलब आयरन की वैलेंसी यहां पर इस वाले फॉर्म में 2 होती है, और आयरन 3 लिखा हुआ है 3, यानी कि आयरन 3+, यहां पर वैलेंसी आयरन की 3 हो जाती है। तो इसे आप फेरिक आयन भी बोल सकते हो, फेरिक आयन, और इसे आप फेरस आयन भी बोल सकते हो, राइट, फेरस आयन भी बोल सकते हो, ठीक। फेरिक आयन और फेरस आयन, ये फेरस आयन है और ये फेरिक आयन है, या फिर इसको बोल दो आप आयरन 2, और या फिर इसको बोल दो आयरन 3 आयन है। अभी क्या है ना कि हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उसके बाद इस टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर आप इसको याद रखते हैं तो आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है, ये आपको फॉर्मूला लिखते लिखते ही समझ में आ जाएगा। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, आयन की संयोजकता अथवा आवेश जो है संतुलित होना चाहिए। फॉर्मूला लिखते समय ये नियम आपको बताया जा रहा है। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। आप एक ऐसे यौगिक का नाम लिखते हैं जो धातु अधातु से बना हुआ है, यानी आयनिक यौगिक का अगर आप नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जब आप लिखते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, सोडियम लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे यौगिक का नाम लिख रहे हैं जिसमें धातु अधातु है, तो सबसे पहले आप धातु का नाम लिखेंगे, उसके बाद जाकर के अधातु का नाम लिखेंगे। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि धातु का फॉर्मूला लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, उसके बाद जो है अधातु का सिंबल लिखेंगे। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, इन सारे यौगिक में देखो तो ये सब के सब जो है धातु अधातु से बने हुए हैं। यहाँ पर ये धातु, ये अधातु, ये धातु, ये अधातु, कॉपर धातु, ऑक्सीजन अधातु, आयरन धातु, सल्फर अधातु।
इन सारे में देखो तो जो धातु है वो नाम में, यौगिक के नाम में जो भी धातु है उसका नाम पहले लिखा गया है, जो भी अधातु है बाद में लिखा गया है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो जो भी धातु है उसका सिंबल पहले लिखा गया है और जो अधातु है उसका सिंबल बाद में लिखा गया है। तो यही चीज आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा यौगिक है जिसमें जो बहुपरमाणु आयन है, फॉर एग्जांपल OH-, ये बहुपरमाणु आयन है। मान लीजिए ऐसा यौगिक है जिसमें OH-, ये वाला जो आयन है वो संख्या में 2 है, संख्या में 2 है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? उस यौगिक में ऐसे OH लिख देंगे और ब्रैकेट डाल करके और नीचे में 2 लगा देंगे। इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई जो यौगिक है ये इसमें OH- जो है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो 2 बार है। ठीक, वो कितने बार है? 2 बार है। जैसे यहां पर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो आपको यहां पर यह समझ में आना चाहिए कि देखो यार OH ब्रैकेट बंद है और नीचे में 2 है, इसका मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पर 2 बार है। अगर हम यहाँ पर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो यहाँ पर देखो कोई ब्रैकेट नहीं है, नीचे में कोई नंबर नहीं है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि एक Na+ है और एक OH- है। अगर आयन संख्या में एक ही है तो उसके लिए हम कोई नंबर नहीं लिखते हैं, 1 लिख करके नहीं दिखाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि 1 है। ठीक है, जो ये NaOH है इसका मतलब ये हुआ कि Na1 और OH1, लेकिन हम लोग 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लो कि 2 बार OH- है तो आप ये नहीं करेंगे, OH2 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। लेकिन जब पूरा ये आयन ही 2 बार है तो 2 बार ऑक्सीजन और 2 बार हाइड्रोजन जो है वहां पर होनी चाहिए। अब आइए हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक, सरल यौगिक के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को बाइनरी द्विअंगी यौगिक बोलते हैं। यानी अलग अलग तत्वों से जो यौगिक बनते हैं, सिंपल यौगिक जो बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। बाइनरी कंपाउंड मतलब दो अलग अलग तत्वों से बना हुआ कंपाउंड, 2 अलग अलग तत्वों से बना हुआ कंपाउंड। जैसे H2O है, इसमें कितने तत्व हैं? 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बाइनरी कंपाउंड है, ये बाइनरी कंपाउंड है। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इनका उपयोग यौगिक के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। उस टेबल को देखते हुए आपको यौगिक लिखना है, फॉर्मूला लिखना है यौगिक का। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आपको लिखना है। यहां पर आप भूल जाओगे क्या लिखा गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का आप सिंबल लिखेंगे। आपको ये तो समझ में आएगा ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन तत्व से ये यौगिक बना हुआ है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या करेंगे? लिख लेंगे सिंबल। अब आपको, मैंने आपसे कहा कि आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो जो हाइड्रोजन आयन होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होता है। तो आप इसकी वैलेंसी को नीचे लिखेंगे। मैंने आपसे कहा जो चार्ज है उतनी वैलेंसी, प्लस माइनस हटा करके केवल जो नंबर है उसको ध्यान में लेना है। जैसे Cl की वैलेंसी चाहिए तो आपको याद होना चाहिए Cl-, क्लोरीन आयन होता है Cl-, 1 माइनस चार्ज यानी कि वैलेंसी 1। आपको क्रिस क्रॉस करा देना है या फिर वो तो क्रॉस ओवर करा देना है। इसकी वैलेंसी इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा और इसकी वैलेंसी जो है इसकी सबस्क्रिप्ट बन जाने वाली है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे H और ये जो वैलेंसी है इसके सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे। फिर लिखेंगे क्लोरीन, ये वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में। 1 हम लिखते नहीं है तो 1 क्या करेंगे? हम हटा देंगे। 1 के अलावा 2 है, 3 है तो हम लिखेंगे।
लेकिन 1 अगर है मान लो यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो हम लोग उसको हटा देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हमें लिखना है, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं कि हाइड्रोजन लिखेंगे और सल्फर लिखेंगे। पहले तो आपको सिंबल लिखना है, पहले तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1, क्योंकि H प्लस होता है, 1 प्लस यानी कि 1 वैलेंसी। अब सल्फर है, यहां पर आपको क्या करना है कि सल्फाइड बनाना है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फाइड के लिए हम लोग सल्फर केवल S लिखते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो आयनिक फॉर्म में आपको याद होना चाहिए कि S2 माइनस होता है, तो माइनस हटा करके 2 लिख देंगे वैलेंसी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करा देंगे। जो सल्फर की वैलेंसी नीचे है वो हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट बन जाएगी, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो सल्फर की सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। लेकिन हम लोग 1 लिखते नहीं है, तो 1 हटा देंगे, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए अच्छे से समझ जाइए, बहुत ही आसान है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले कार्बन और यहां पर देखो क्लोराइड है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें कार्बन तत्व है और क्लोरीन तत्व है, ठीक। भाई क्लोराइड आया मतलब क्लोरीन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी जो है आपको 4 लेकर के चलनी है। मैंने आपको नहीं बताया, एटॉमिसिटी के बारे में बताया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें तो दिया नहीं होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और क्लोरीन आयन क्या होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। Cl माइनस होता है, कहां पर है, ये है क्लोराइड आयन Cl माइनस, 1 माइनस है तो 1 वैलेंसी, क्रिस क्रॉस कर देंगे ऐसे। भाई क्लोरीन की वैलेंसी कार्बन की सबस्क्रिप्ट बन जाएगी, और कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन की सबस्क्रिप्ट बन जाने वाली है। मैंने आपसे कहा कि 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो 1 हटा देंगे, केवल CCl4 हो जाएगा, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ऐसे ही आपको जो है फॉर्मूला बना करके लिखना है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको सिंबल लिख देना है और उसके नीचे वैलेंसी लिख देना है और फिर क्रॉस कर देना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों को आरा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। देखो यहां पर जो लिखा गया है इसको आप छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए। हमें फॉर्मूला लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यार मैग्नीशियम क्लोराइड है, मतलब इसमें जो तत्व है वो है मैग्नीशियम और क्या है, क्लोरीन। अब मैग्नीशियम, मैंने आपसे कहा कि आप आयनिक फॉर्म में याद करेंगे कि Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है, यानी मैग्नीशियम आयन क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई Mg2+ होता है, मैग्नीशियम आयन Mg2+ होता है। तो आप प्लस हटा करके केवल 2 लिख देंगे, वैलेंसी 2 प्लस हटा करके। और क्लोराइड है यानी कि क्लोराइड आयन Cl माइनस होता है, 1 माइनस चार्ज तो वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर कर दो आप यहां पर। ये जो वैलेंसी है इसके सबस्क्रिप्ट में जाने वाली है, 1 है तो 1 लिखते नहीं है, बता चुका हूं आपको। ये जो वैलेंसी है इसके सबस्क्रिप्ट में यानी कि पादांक में नीचे जाने वाली है, 2 है तो MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। तो जब तक आपको वैलेंसी नहीं याद रहेगी या फिर जब तक आपको ये आयनिक फॉर्म में आयन्स नहीं याद रहेंगे तब तक आप फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। अब देखो MgCl2 का मतलब यहां पर क्या हुआ कि 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है, 1 मैग्नीशियम है 2 क्लोरीन है। इससे भी अच्छा क्या होगा, ये एक धातु अधातु वाला यौगिक है, आयनिक यौगिक है, तो हम बोलेंगे 1 मैग्नीशियम आयन है और 2 क्लोराइड आयन है। 2 क्लोराइड आयन क्यों है, क्योंकि आपसे कहा गया था थोड़ी पहले कि जो यौगिक बनाएंगे उदासीन होना चाहिए। उदासीन होना चाहिए मतलब Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, भाई 2 प्लस चार्ज है तो इससे पूरे यौगिक को उदासीन होने के लिए 2 माइनस चार्ज चाहिए। तो 1 क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है,
यानी क्लोराइड आयन के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, तो 2 क्लोराइड आयन होगा ना, तब जाकर के -2 बन जाएगा और ये +2 को न्यूट्रल कर देगा। तो अब ये पूरा यौगिक क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। यही चीज आपको यहाँ पर समझाया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिक में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। यह संपूर्ण संरचना जो है उदासीन है। एक मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, इसीलिए 2 क्लोराइड आयन आया है, क्योंकि एक क्लोराइड के पास एक ही माइनस चार्ज होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है, इसीलिए जब हम वैलेंसी यहां पर लिखते हैं तो चार्ज को हटा करके लिखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है आपको, तो हमें यहां से यह समझ में आना चाहिए कि भाई एल्यूमिनियम है और ऑक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन है, तो दोनों का सिंबल लिख लेंगे। एल्यूमिनियम आयन आपको कैसे याद रखना है, Al3+ होता है, तो प्लस हटा करके वैलेंसी 3 यहां पर लिख देंगे। ऑक्साइड आयन है ना, ऑक्साइड आयन O2- होता है, तो माइनस हटा करके 2 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो एल्यूमिनियम के नीचे ये 2 जाने वाला है और ऑक्सीजन के नीचे ये 3 आने वाला है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकल करके आ गया। बहुत आसान है ना, बस ये आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो यहां से इतना तो आपको समझ में आएगा, आना भी चाहिए कि कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। अब कैल्शियम आयन Ca2+ होता है, तो प्लस हटा करके वैलेंसी 2 लिखेंगे, और ऑक्साइड आयन हम लोगों ने अभी देखा O2- होता है, तो माइनस हटा करके 2 लिखेंगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा Ca2 और O2। हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं उसे आप काट करके और छोटा कर सकते हो, कुछ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, तो आप निकाल दो। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग लगाकर इन दोनों को 1-1 कर सकते हैं, तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, या फिर आप सीधा सोचो कि जो भी सबस्क्रिप्ट है ना उसका HCF निकाल लेना, HCF है ना, जो HCF निकालते हैं, ये HCF निकाल लेना और उस नंबर से भाग लगा देना। 2 का HCF 2 ही आएगा, 2 से भाग लगा दो, तो ये Ca1 हो जाएगा और O1 हो जाएगा, और 1 हम दिखाते नहीं है तो CaO हो जाएगा। हो गया। जैसे मान लीजिए आपने एक यौगिक का सूत्र लिखा, वो आया A2B4। अब देखो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम और छोटा कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2-4 का HCF निकाल लेंगे, 2-4 का HCF निकालेंगे, 2 आ जाएगा, यानी 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगाएंगे तो A1 हो जाएगा और ये B4 जो है B2 हो जाएगा। अब 1 हम लिखते नहीं है तो AB2 हो जाएगा। ऐसे आपको कर देना है जहां आपको लगे। अब यहां पर हम और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे Al2O3 रहने दिया है। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक को हम लोग अब लिखते हैं। अभी तक जो भी आपने यौगिक देखे उसमें मोनो एटॉमिक आयन थे, यानी ऐसे आयन थे जिसमें एक ही एटम था, है ना। यहाँ पर देखो केवल कैल्शियम एटम है, केवल एल्यूमिनियम एटम है, केवल ऑक्सीजन एटम है। अब ऐसे यौगिक हम लिखते हैं जिसमें आपको बहुपरमाणुक आयन देखने को मिलेंगे। ऐसा आयन आपको देखने को मिलेगा जिसमें कई सारे एटम्स होंगे। तो सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि यार इसमें सोडियम है तो सोडियम का सिंबल लिखेंगे, और नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 होता है। देखो यहाँ पर NO3, तो NO3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, आपको सोडियम की वैलेंसी चाहिए, तो सोडियम प्लस आयन होता है, Na+ आयन होता है, तो यहाँ से प्लस हटा करके 1 लिखेंगे। और नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3- होता है, केवल एक माइनस, तो माइनस हटा करके केवल 1 लिख देंगे। क्रिस क्रॉस करेंगे, हमें मालूम है कि भाई 1 हम नीचे में लिखेंगे नहीं, तो सिंपली NaNO3 हो जाएगा। ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखिए। क्या करते हैं, चलो यहां पर लिख देते हैं, उल्टा हो जाएगा भाई, ये यहां पर लिखना चाहिए, ये यहां पर लिखना चाहिए। खैर लाल से लिखते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमें कैल्शियम का फॉर्मूला और हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है, वो लिखना पड़ेगा। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, तो कैल्शियम आयन आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम आयन कितना होता है, Ca2+ होता है, तो प्लस हटा करके 2 लिख देंगे। हाइड्रोक्साइड आयन आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो OH- होता है, तो माइनस हटा करके 1 लिख देंगे। क्रिस क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर Ca1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है तो Ca हम लिखेंगे। अब देखो OH के नीचे ये 2 जाएगा, OH के नीचे 2 जाएगा, लेकिन आप OH2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ पर जो 2 जाएगा वो तो OH के नीचे जाएगा, मतलब पूरे OH आयन के नीचे जो है ये 2 जाने वाला है, तो ब्रैकेट डाल करके नीचे 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब समझ में आएगा देखने वाले को, अच्छा कि इसमें एक Ca2+ है और 2 बार OH- है, 2 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, तो ये पूरा जो यौगिक है ये पूरा सीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जो मैंने आपको ये भी अभी यहाँ पर ये समझाया कि भाई OH ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, वही चीज आपको ये सब लिख करके यहाँ पर बताया गया है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, आप चाहे तो इसको पढ़ लेंगे जैसे अपने मन से। अच्छा चलो अभी और है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का सिंबल लिखना पड़ेगा और कार्बोनेट का सिंबल लिखना पड़ेगा। अब सोडियम आयन आपको याद होना चाहिए, सोडियम आयन कितना होता है, Na+ होता है, Na+ 1+ चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी 1। कार्बोनेट आयन आपको याद होना चाहिए, तो कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, यहां से माइनस हटा करके नीचे 2 लिख देंगे। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, सोडियम के नीचे 2 जाएगा और CO3 के नीचे 1 जाएगा, है ना। अगर आपको 1 लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, CO3 लिखते हैं और ब्रैकेट डाल करके नीचे 1 लिखते हैं, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो हम क्या करेंगे, पूरे को हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, Na2CO3। ये अमोनियम सल्फेट है, तो सबसे पहले आपको अमोनियम का सूत्र लिखना पड़ेगा जो कि NH4 होता है, और सल्फेट का सूत्र लिखना पड़ेगा जो कि SO4 होता है। अब अमोनियम आयन होता है NH4+ और सल्फेट आयन होता है SO4-, यानी इसकी वैलेंसी 1, सॉरी सल्फेट आयन 2- होता है और इसकी वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस करेंगे, अब देखो ये 2 जाएगा पूरे अमोनियम आयन के नीचे, पूरे अमोनियम आयन के नीचे 2 जाएगा, तो हम लोग पूरा अमोनियम आयन लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और नीचे 2 लिखेंगे। ये 1 जाएगा सल्फेट, पूरे सल्फेट आयन के नीचे 1 लिखते नहीं है तो सिंपली हम SO4 लिख करके छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट। ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है। आपको क्या याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, लिख करके पेज में कहीं पर चिपका लो, डेली देखो, प्रैक्टिस करो याद करने की, याद आप कर लेंगे। अब आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं, ठीक। निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है। अब देखो इसमें सोडियम है और ऑक्साइड है, तो हमें ये समझ में आएगा यहाँ पर कि यार इसमें ना सोडियम है, सोडियम तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है, तो सोडियम तत्व ऑक्सीजन तत्व का हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सिंबल। अब सोडियम की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है, सोडियम की वैलेंसी और यहाँ पर ऑक्साइड की वैलेंसी जो है आपको चाहिए। तो सोडियम आयन होता है Na+ और ऑक्साइड आयन होता है O2-, ऐसे भी आपको याद जो है होनी चाहिए। तो यहां से वैलेंसी सोडियम की 1 और ऑक्साइड के लिए माइनस हटा करके 2, इसको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो सोडियम के नीचे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 2 आएगा और ऑक्सीजन के नीचे जो है 1 आएगा। 1 हम लिखते नहीं है तो 1 हटा देंगे, Na2 हो जाएगा। ये सोडियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखो आप यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो यहां से हम ये समझ में आ गया कि भाई एल्यूमिनियम तत्व है और क्लोरीन तत्व है इस वाले फॉर्मूला में। एल्यूमिनियम आयन आपको Al3+ याद होना चाहिए और क्लोराइड आयन आपको Cl- याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी प्लस हटा करके 3 लिखेंगे और क्लोराइड आयन में ये माइनस हटा करके 1 लिखेंगे।
इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। एल्यूमिनियम के नीचे 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा Cl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। यहां पर आ जाओ तीसरे नंबर में, सोडियम सल्फाइड है। तो सबसे पहले समझ में आया कि सोडियम तत्व है और सल्फर तत्व है, तो दोनों का हम लोगों ने क्या किया, सिंबल लिख लिया। अब सोडियम आयन होता है Na+, तो इसकी वैलेंसी 1। सल्फाइड आयन होता है S2-। देखो सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड सबके लिए, सबके ऊपर ये -2 चार्ज होता है। ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है और ये सल्फाइड, सबके ऊपर जो चार्ज होगा वो -2 ही होगा। यानी सब के सब जो है डाइवैलेंट एनायन है, डाइवैलेंट वैलेंसी 2 वाले जो है एनायन है। तो यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा Na2S, ये सोडियम सल्फाइड हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग यहां पर लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि भाई इसमें मैग्नीशियम तत्व है और हाइड्रोक्साइड में OH होता है, तो हम लोग यहाँ पर OH लिखेंगे, OH अणु यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+ और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस हटाकर यहाँ पर 2 वैलेंसी, माइनस हटाकर यहाँ पर 1 क्रिस क्रॉस करेंगे। मैग्नीशियम के नीचे जो है 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, और इस पूरे OH के नीचे जो है ये 2 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे और नीचे लिख देंगे 2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इन सारे का सूत्र हम लोगों ने लिख लिया। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। अब यौगिक के नाम लिखने में आपने पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था आपने, यौगिक में अगर धातु अधातु है तो सबसे पहले हम धातु का नाम लिखेंगे, उसके बाद अधातु का नाम लिखेंगे। फॉर्मूला में यही होता है कि पहले फॉर्मूला धातु का लिखा जाता है, उसके बाद अधातु का लिखा जाता है। तो देख लो फॉर्मूला में जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखो, जो बाद में आ रहा है उसका नाम बाद में लिखो। जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम है और यहाँ पर SO4 हम जानते हैं कि सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम है और यहाँ पर हम जानते हैं कि सल्फेट होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो मालूम है, इसको तोड़ दो, हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई एल्यूमिनियम है और ये सल्फेट है। अब सल्फेट के नीचे ये जो वैलेंसी है, ये जो सबस्क्रिप्ट है, एक्चुअल में किसकी वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है। और एल्यूमिनियम के नीचे जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये किसकी वैलेंसी है, सल्फेट की वैलेंसी है। तो नाम में क्या आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। इतना आपको करना नहीं है, देखकर पता चलना चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पहले हम लोग धातु का नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम, और उसके बाद ये पूरा जो अधातु ग्रुप है उसका नाम लिख देंगे सल्फेट। ठीक, ये 1 हो गया हमारा। इसमें देखो कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो पहले हम कैल्शियम लिखेंगे और ये क्लोराइड हो जाएगा हमारा। तीसरे में आ जाओ, यहां पोटेशियम धातु है और पूरा सल्फेट ग्रुप है यहाँ पर, तो पोटेशियम लिखेंगे, जो पहले है पहले उसका नाम लिख दो। आयनिक यौगिक में ही ये चीज होगा, पोटेशियम और तब जाकर के क्या है कि सल्फेट है, SO4 है तो सल्फेट है। चौथे में आ जाओ, यहां पर धातु है पोटेशियम और अधात्वीय ग्रुप NO3 है जो कि नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट। तो पोटेशियम लिखेंगे और नाइट्रेट लिखेंगे। 5 में आ जाओ, कैल्शियम धातु और अधात्वीय ग्रुप CO3 है जो कि कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो देखो जब तक आप इस टेबल को याद नहीं कर लेते हैं, आयनिक फॉर्म में सारे के सारे संकेत आप नहीं याद कर लेते हैं आयन के, तब तक आप फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है आप याद करते हैं, इसको तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं स्पेशली इसी टॉपिक पर कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाए, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, है ना। किसी भी यौगिक का सूत्र चुटकी बजाकर लिख दोगे, भूल से भी वीडियो देखना मत भूलना, मैंने बोला हुआ है मिस नहीं करने के लिए। 16 मिनट का वीडियो है, एक बार जाकर के देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्मूला को लिखें, वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है, इससे कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन
ये जो वीडियो है स्पेशली इसी टॉपिक पर है, तो आपको जितना बताया गया उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा इस वीडियो में, कम नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो देख सकते हो, ये सर्च मारना आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आपको तत्वों का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान याद होगा। तो जो टेबल था ना एक, जिसमें परमाणु द्रव्यमान लिखा गया था, मेरे ख्याल से सारणी 3.4 था या 3.2 था, पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। ठीक है, ये एटॉमिक मास देखता हूं कौन सा था, ये 3.2। ये सारे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो है आप याद कर दीजिएगा। अगर आप इसको अच्छे से याद नहीं करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में जो है आपको दिक्कत आने वाली है। अगर आपको ये याद रहेगा ना, ये टेबल, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है आपको समझने में आसानी होगा। तो आप इसको याद कर लेना, इन सारे परमाणु द्रव्यमान को याद कर लेना, इन सारे परमाणु द्रव्यमान को। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 3 में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।